सुप्रभातम, जय श्री राम। बेटा, हमने भारत की खोज शीर्षक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज हमारा तीसरा शीर्षक है, वो आज हम शुरू करेंगे। 2 पाठ हमने अहमदनगर का किला और तलाश पढ़ लिए हैं। सभी बच्चों ने इनके प्रश्न उत्तर भी कर लिए होंगे और कुछ बच्चे करके दिखाते भी हैं। धन्यवाद। और सभी बच्चे काम करा करो। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजों की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं, उससे बहुत अधिक है। तो हमने ये पहला पेज पढ़ा है। इसमें देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष हैं, हड़प्पा जो संस्कृति थी वो गंगा नदी के किनारे किनारे दूर तक फैली हुई थी। उसके अवशेष अगर आपको काठियावाड़ में मिलेंगे तो इधर पंजाब में भी मिलते हैं, यहाँ अम्बाड़ा में भी उसके अवशेष मिलते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये बहुत बड़ी सभ्यता थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रणीय सिंधु घाटी सभ्यता से फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। यानी उस समय भी हजारों वर्ष पहले भी जो हमारी सभ्यता थी उसमें भी व्यापारी वर्ग बहुत धनाढ्य होता था और छोटी छोटी दुकानें रोड के ऊपर कतारों में पाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, असंख्य जिनकी संख्याएं नहीं की जा सकती। लेकिन भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है। निरंतरता, लगातार श्रृंखला कड़ी, जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है, अचरज, हैरानी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। ये बात दिलचस्प जानने की उत्सुकता बताने वाली है कि भारत अपनी कहानी की इस भोरवेला प्रातःकालीन समय होता है, ये एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित
सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है, अपरिचित अनजाना नहीं है। उसने कला और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका हमें अब तक भी पता नहीं है। ये संभावना भी है कि इनकी संस्कृति भी इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिणी भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिणी भारत की द्रविड़ जातियाँ एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यानी कुछ लोगों को तो ये भी है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत एक थे, वहाँ की कुछ समानताएं भी मिलती हैं। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने, दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो हैं। यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभव तो उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उनको ढक लिया था, उसी से उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट होने का प्रमाण सिंधु नदी स्वयं भी बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। पानी से भी वहाँ तबाही हो सकती है, रेगिस्तान से भी तबाही हो सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इससे अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुत आयात थी, यानी कृषि लोग बहुत अधिक खेती करते थे। गो की नगर और थोड़ा बहुत शहर जीवन भी मौजूद था। खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतराल न रहा हो और पश्चिमी उत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिल कर रह गई। कहने का अभिप्राय ये है कि सिंधु घाटी के बसने के हजारों वर्षों बाद वहाँ पर छोटी छोटी जाति और कबीलों में आर्य आए और उन
का जो मिलना जुलना था वो द्रविड़ जाति के लोगों से ज़्यादा था, और उनसे जो उस समय सिंधु घाटी के प्रबंधक थे, और वो जल्दी उसमें घुल मिल गए और उन्होंने ही शायद खेती करना आरंभ किया। वही लोग खेती करते थे जो आर्य बाहर से आए थे। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले ये समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के कारण निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना मैकमूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचार का पलवन किया, उन्हीं विचारों का पालन किया, उन्हीं को माना। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है, अद्भुत साम्य, अनोखा सामंजस्य है, विचारों का मिलान है। कहा गया कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। यह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। उसमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। कहने का अभिप्राय, उस समय के जो लोग थे वो केवल वेदों को मानते थे, देव मंदिर को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, और उनकी केवल एक इच्छा थी कि मरने के बाद मनुष्य कहीं ना कहीं जन्म लेता है। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के अब सबसे अधिक उद्गार मिलते हैं। उद्गार, विचार, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। प्रकृति के सौंदर्य और उसके रहस्य के प्रति हर्षोन्माद, खुशी भी है और गमी भी है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए हैं। यही से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। सभ्यता के उषा काल में ही, उषा काल से अभिप्राय है प्रातः काल, यानी सभ्यता के शुरुआती दौर में ही सहज कल्पना, लोगों के मन में कुछ सवाल उठने लगे। जो संपन्न लोग थे जीवन में छिपे हुए अंत रहस्यों को जानने के लिए वो सजग हुए, उन्होंने कुछ जानने की चेष्टा की। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता जो लंबे समय पहले किए गए हैं। यहीं से भारत की एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। अनपढ़ और गुलाम एक जैसी बातें हैं, इसलिए अनपढ़
ता में आप विचार जो है वो अंधविश्वासों से हटकर नहीं कर सकते और गुलाम व्यक्ति भी ज़्यादा सोच नहीं सकता। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है, दूसरी जो जीवन से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई तब ऐसे हर दौर के जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत, साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला, रंगमंच सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती है। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, यह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। कहने का अभिप्राय, उस समय भी लोगों में सृजन करने की कला थी। उस समय भी लोग नाचना, गाना, अपना उत्सव मनाना, यानी हर युग में लोगों ने एक मनोरंजन का साधन काम के साथ साथ जरूर अपनाया है। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते ऐसे ही हो जाती है। यही प्रकृति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई है। इनका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत करना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। फिर भी व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका टूट सिलसिला अद्भुत है। उस समय भी हमारा ईरान, मध्य एशिया, चीन तक हमारे संपर्क थे। यानी उस समय भी लोग सजग थे, विचारवान थे, एक दूसरे से मिलनसार थे। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और ये लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। ये सही है कि सत्य की वह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। आगे चल करके उपनिषदों का समय आया और वहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाए गए। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को शक्ति से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है।
उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमर तत्व की ओर ले चल। बार बार हमें बेचैन मन झांकना दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा रहता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, त्रैवेति त्रैवेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। तो इस प्रकार से यहाँ करके उपनिषदों में कुछ ज्ञान की कामना की गई। और अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। हे ईश्वर मुझे असत से सच्चाई की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। यानी लोगों में यहाँ पर ये भावना आकर के बनी। व्यक्तिवाद दर्शन के लाभ और हानियाँ। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन दोनों अनुशासन में रहे। कहने का अभिप्राय उस समय के हमारे जो दार्शनिक थे वो भी मानते थे पवित्रता, मन की शुद्धता, स्वच्छता और अनुशासन और किसी देश काल समाज के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञानार्जन या और किसी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्म पीड़न और आत्म त्याग जरूरी है। इस प्रकार की समस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के लिए भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में ये नहीं मिलता। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। ये कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। भौतिकवाद हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में भारत के और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीन और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए। कहने का अभिप्राय, पहले हमारे यहाँ कागज नहीं होता था। ताड़ और भोजपत्रों पर जो हम लिखते थे वो हमारी हस्तलिपियाँ ही नहीं रही। और अब फिर देखा कि हमारी उन्हीं बातों का जो अनुवाद है वो चीनी भाषा में मिलता है। यानी हमारी कुछ चीज़ें जो है वो चीनी और तिब्बती भाषा में अनुवाद के रूप में पाई गई। जो पुस्तकें खो गई उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में।
फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं, भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसी पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। कौटिल्य का जन्म 3री-4वीं शताब्दी में हुआ था और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए ये घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख और अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में परिवर्तन पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग नरक है, न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। तो बेटा आज हमने इतना ही पाठ पढ़ना है। मैं राजेश शास्त्री, G++ बहनी कुंगल। जय श्री राम, धन्यवाद। कल आपने इसके पूरे प्रश्न उत्तर लिखने और पाठ को अच्छी तरह से याद करना है। धन्यवाद।